नमस्कार, डायलॉग एट डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और इन 3 सालों में अगर हम आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो शायद इसमें किसी को संदेह नहीं होगा कि 3 साल पहले अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही थी और इन 3 सालों में इस अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है। अगर हम बात करें महंगाई दर की तो उसे काबू में रखा गया है, घाटे कम हुए हैं, कारोबार में सुगमता आई है और सबसे बड़ी बात यह कि देश आर्थिक सुधारों की तरफ बढ़ रहा है और जीएसटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। और आर्थिक मोर्चे के साथ साथ आज हम बात अपने इस कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र के ऊपर भी करेंगे। इन 3 सालों में देश ने रक्षा क्षेत्र में क्या कुछ नीतियां अपनाई हैं और किस प्रकार से पड़ोसियों के साथ हमारा क्या कुछ संबंध रहा है, इस पर भी थोड़ी सी निगाह डालेंगे। और हमेशा की तरह आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं और हमारे साथ केंद्रीय वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक श्रीवास्तव मौजूद हैं। अरुण जी, सबसे पहले क्योंकि आर्थिक मोर्चे की बात कर लें, देश खुश नजर आ रहा है। देश में अगर हम बात करें कि जो लेख छप रहे हैं, जो सर्वेज आ रहे हैं, उसमें भी अच्छे नंबर दिए जा रहे हैं सरकार को 3 सालों के लिए और उसमें आर्थिक क्षेत्र का एक बहुत बड़ा योगदान नजर आ रहा है। आप कितने संतुष्ट हैं इस अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने को लेकर? देखिए, अगर आप पूरे विश्व के संदर्भ में देखें जी, तो ये शायद इतिहास का पहला उदाहरण है कि सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए और इन 3 वर्षों में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली हिंदुस्तान था। जो अर्थव्यवस्था की गति होती है वो केवल आपके इंटरनल डोमेस्टिक आधार पे नहीं होती, वो प्रमुख होती है, लेकिन विश्व का माहौल कैसा है, वो उसका समर्थन में है कि नहीं है, रुकावटें पैदा करता है। क्योंकि आज कोई भी अर्थव्यवस्था विश्व के साथ एक प्रकार से इंटीग्रेट होती जाती है। एक वक्त था 2002 से लेकर 2008-9 तक जब पूरे विश्व में एक प्रकार का आर्थिक बूम था और विश्व की गति बहुत तेजी से थी और उसमें हम भी बह रहे थे। हम आंतरिक दृष्टि से कोई कदम उठाएं या ना उठाएं, उसका एक लाभ था। एक्सपोर्ट बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। लेकिन आज जो परिस्थिति है वो तो पिछले 3-4 वर्षों में, 3 वर्ष तो विश्व बहुत धीमी गति पे था। इस साल थोड़ा सा सुधार शुरू हुआ है और लगता है कि अगले 1-2 साल में स्थिति सुधर सकती है विश्व की। ग्लोबल ट्रेंड को डिफाई करना, और हिंदुस्तान ने डिफाई इस दृष्टि से किया कि आपने कंसिस्टेंटली 7 और 8% के बीच में अपनी विकास दर रखी। आप एक के बाद एक दिशा में आगे बढ़ते गए और उसमें जो भी आर्थिक सुधार करने थे, जिसमें एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, हिम्मत की आवश्यकता होती है, उस दिशा में हम लोग करते रहे। लेकिन एक चीज याद रखें कि हम केवल इसमें खुशी की लहर में बह जाएं ये नहीं है। इस देश का एक चरित्र भी बदला है कि आज से 20 साल 30 साल पहले की स्थिति की तुलना में हिंदुस्तान की जनता भी उम्मीदों से भरी है, एस्पिरेशनल हुई है। और उस एस्पिरेशनल का सबसे बड़ा सबूत है कि केवल कहना कि बाकी देशों की तुलना में हम ज्यादा तेजी से गति में बढ़े हैं, इससे केवल ना मैं संतुष्ट हूं, ना सरकार संतुष्ट है, ना जनता संतुष्ट है। हमें मालूम है कि हमारी जो क्षमता है इसमें 1-2% की और बढ़त जोड़ने की आवश्यकता है और इसका आम आदमी के जीवन स्तर पे असर पड़ता है। और मुझे लगता है कि जो कदम हम लोग उठा रहे हैं एक के बाद एक, निश्चित रूप से आने वाले कल में उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अरुण जी, जब आपने कहा 1 से 2% और बढ़ने की क्षमता है, और अगर हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को देखें, उनका मानना है कि जीएसटी अगर लागू होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था से 2 से 4% का और इजाफा हो सकता है। आंकड़ों में अगर ना जाएं तो मैं मानता हूं कि 3 चीजें ऐसी हैं जिसके बल पर हम लोग और इसमें सुधार कर सकते हैं। हमने इंटरनल रिफॉर्म्स की दृष्टि से काफी कदम उठाए हैं। पहला स्वाभाविक है, आपने कहा कि जीएसटी। मैं मानता हूं कि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन का एक असर होगा
और इसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी का है वो फॉर्मल के साथ मिलेगा, उससे अर्थव्यवस्था का साइज भी बढ़ता है, रेवेन्यू बॉयंसी भी आएगी। दूसरा, विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ती है, 2.9%, 3.1%, इस साल 3.5%, अगली बार 3.6%, अगर बढ़ती हुई 4% की तरफ जाती है तो वो भी पीछे से वो जो हवा देती है वो भी अर्थव्यवस्था, उसमें एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। आज की तारीख में इंटरनेशनल ट्रेड कम है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इस सब का स्वाभाविक एक लाभ होता है। आज मैंने पढ़ा कि भारत 2 साल लगातार से लार्जेस्ट सिंगल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन दुनिया का हिंदुस्तान है जी। मतलब चाइना की तुलना में हिंदुस्तान में ज्यादा निवेश आ रहा है। तीसरा फैक्टर इस पे जो निर्भर करेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था के जो आंतरिक तंत्र हैं उनकी उस ग्रोथ को सपोर्ट करने की क्षमता कितनी है, और उसमें 2 तंत्र ऐसे हैं जो अभी भी पूरी तेजी से नहीं चल रहे। सरकारी खजाने से पैसा खूब तेजी से चल रहा है, विदेशी मुद्रा खूब बड़े पैमाने से आ रही है, इन्वेस्टमेंट, लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसकी जो निवेश है वो उतनी तेजी से नहीं है, और उसका संबंध बैंकों की स्थिति से भी है। तो इसलिए अगर इस तीसरे में भी सुधार आ जाता है तो मैं मानता हूं जीएसटी जो निश्चित रूप से सफलता की तरफ जाएगा जी। ग्लोबल सिचुएशन जिसमें पॉजिटिव ट्रेंड दिखने शुरू हुए हैं उसकी ग्रोथ में, ये 2 अगर पॉजिटिव साइन मान लें तो तीसरी चुनौती जिससे हमें जूझना है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट साइकिल हम लोग बढ़ा पाएं, और जिसका एक बैंकों के साथ भी एक प्रकार से संबंध है। जी, हमारे साथ यहाँ पर पैनलिस्ट हैं और जीएसटी निश्चित तौर पर एक ऐसा सुधार है जो कि ऐतिहासिक माना जा रहा है। हमारे साथ शरद राघवन है यहाँ हिंदू से, जो कि एक सवाल जीएसटी पर ही करना चाहते हैं। जी शरद, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा क्वेश्चन जीएसटी पे है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे है। तो पहले तो आपने बजट में अपने दोनों सीवीडी और कस्टम्स ड्यूटी आपने कम कर दिया था सोलर एनर्जी कंपोनेंट्स पे, और फिर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया था, और अब जीएसटी में कंपोनेंट्स पे आपने 18%, सोलर मॉड्यूल्स पे 18% जीएसटी लागू किया है। तो बस पूछना चाह रहा था कि आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं इंडस्ट्री को? मुझे लगता है कि आप इसको बड़े पैमाने पर देखिए, पीछे फॉर्मूला क्या है। जहां तक मैं सर्विसेज को अलग रखता हूं, गुड्स सेक्शन है जीएसटी का, उसमें एक बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये पहला अनुभव था। 32 राज्य और यूनियन टेरिटरीज और एक केंद्र 33 में समन्वय कर लेना। तो इसके पीछे जो गणित काम किया कि आप मौजूदा दर टैक्सेशन की ले लें, उसमें आज एक्साइज कितना लगता है, उसके बाद देश के अन्य राज्यों में, सभी राज्यों में वैट कितना लगता है, और उस वैट की देश भर की वेटेड एवरेज ले लें। कहीं ज्यादा लगता है, कहीं कम लगता है, तो आपको वेटेड एवरेज ऑल इंडिया लेनी पड़ेगी। ये दोनों को जोड़ लें। कोई अन्य टैक्स भी राज्यों का लगता है, उसको भी जोड़ लें। सीएसटी लगता है तो उसको भी जोड़ लें। फिर क्योंकि आज की व्यवस्था में टैक्स ऑन टैक्स होता था, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं वो जोड़ लें। तो टोटल जिस श्रेणी में आप आते थे उसके जो नजदीक स्लैब था वो 0 था, 5 था, 12 था, 18 था या 28 था, उसके अंदर इसको फिट कर दें। मैंने बहुत सारे इंडिविजुअल कमेंट्स कुछ इंडस्ट्रीज के देखे हैं और अधिकतर गलत हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं। पहले दिन एक बड़े अखबार ने कह दिया छोटी कार्स की दाम बढ़ गए, दूसरे दिन पता चला 1 रुपया नहीं टैक्स बढ़ा। किसी ने कह दिया कि होटल्स का टैक्स बहुत ज्यादा हो गया, आज का लग्जरी टैक्स और सर्विस टैक्स जोड़ लीजिए। और केवल जोड़ने की बात नहीं, सिनेमा टिकट पे आज कई राज्य हैं जिसपे 100% एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, तो आप ऑल इंडिया वेटेड एवरेज लीजिए। तो इसलिए मीडिया के भी बहुत मित्र यहां हैं, तो इस कैंपेन में के बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म कर लेना, तो मौजूदा ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है उसको देख लें।
दूसरा, इसके पीछे एक तर्क जो सब भूल रहे हैं, और आप मीडिया वालों के पीछे जो आम जनता बैठी है, अब उनकी जिम्मेवारी शुरू होती है कि जीएसटी आने के बाद इनपुट क्रेडिट मिलेगा जो आज तक नहीं मिलता था। तो अगर सिनेमा की 28% जीएसटी है जो 100% और 50% लगता था, तो जो टैक्स आपने एयर कंडीशनिंग में, कुर्सियों में, फर्निशिंग में और इनपुट्स में दिया है वो उस 28 में से घटेगा। आप होटल में जाएंगे तो जो 18 या 28 या 12%, 3 कैटेगरीज हैं, जो केचप के अंदर जीएसटी दिया हुआ है, जो आपने क्रॉकरी कटलरी में दिया है, पैक्ड फूड्स में दिया है, उसकी होटल को कमती मिलेगी। जो आपने एग्जाम्पल दिया पैनल्स का, उसके जो इनपुट प्रोडक्ट्स हैं उसमें स्टील इस्तेमाल होता है, उस पर 28% जीएसटी है, वो सारा इनपुट क्रेडिट वो घटेगा। अब ये घटने वाला इस देश का उद्योग अपनी जेब में डालेगा या इन कंज्यूमर्स को देगा? ये कंज्यूमर्स का राइट है कि जो टैक्स घटेगा उसका बेनिफिट उनको कॉस्ट में मिले, और इसीलिए जीएसटी के कानून में एक एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज है कि जो टैक्स घटेगा उसका बेनिफिट आप कंज्यूमर को दीजिए। नहीं दोगे तो कोई भी कंज्यूमर शिकायत कर सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इसलिए मैंने कोई मीडिया की डिबेट में यह चर्चा नहीं देखी कि ये जो इनपुट क्रेडिट हर प्रोडक्ट में मिलेगा तो वो 28 को 24 कर देगा, 18 को 14 कर देगा, 12 को 9 कर देगा, तो वो क्रेडिट में तो इसमें कहीं ना कहीं जोड़ेंगे। यही क्रेडिट आपको सर्विसेज में भी मिलेगा। बिल्कुल। अरुण जी, लेकिन जीएसटी में जाहिर तौर पर बहुत अच्छी खबरें भी आई कि अनाज को लेकर के लोग बहुत खुश है कि कम से कम लोगों को लगता था कि उनके किचन पे भार ना पड़े, वो नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात है, जो हम अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार की बात करते हैं तो बहुत अच्छा, सब कुछ बेहतर है, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर जो है वो एक चुनौती है। मैं उस पर एक सवाल ले लूं क्योंकि दीपशिखा जी हमारे साथ हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो कि एनडीए का एक बड़ा, बीजेपी का एक बड़ा चुनावी वायदा था। तो दीपशिखा जी का सवाल इसी पर है। 3 साल में इस सरकार की जो नीतियां रही हैं उनसे रोजगार कैसे बढ़े और जॉब क्रिएशन कैसे हो, वो ऐसी कौन सी नीतियां, क्या वो सफल हो पाई हैं, और अगर सफल नहीं हो पाई हैं तो कोर्स करेक्शन जो है वो अगले 2 साल में क्या हम कुछ बदलाव देखेंगे या कुछ खास तौर की नीतियां सरकार लाएगी जॉब क्रिएशन के लिए? मैं आपको एक स्पष्ट बात बताऊं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले दिन से ये सरकार स्पष्ट बहुमत से बन गई और इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का है, बहुत हजम नहीं हुआ राजनीतिक दृष्टि से। तो पहले 1 साल तो हमें ये कहते रहे कि आपने रिफॉर्म्स तो खूब किए, ये इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स हैं, बिग बैंग नहीं है। मतलब वो शब्द सुनते सुनते मैं परेशान हो गया। डिमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने कहा बिग बैंग क्यों किया? ये वही लोग थे जो कह रहे थे कि बिग बैंग नहीं है, वो कह रहे थे कि ये क्यों किया। जीएसटी के बाद कहना बिग बैंग क्यों किया? ये तो पूरे दुनिया में ऐसे रिफॉर्म्स नहीं हुए जो हमारे देश में हुए। अब जब कोई तर्क नहीं रहा तो एक आखिरी तर्क आजकल चल रहा है, वेयर आर द जॉब्स। तो क्या जॉब्स इकोनॉमी के बाहर क्रिएट होती हैं या इकोनॉमी के हिस्से में क्रिएट होती हैं? दे आर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इटसेल्फ। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, और मैंने आरंभ में कहा कि जब भी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो प्राइवेट सेक्टर सरकार से 2 कदम आगे रहा है पूरी दुनिया में। यह पहला उदाहरण है आर्थिक इतिहास में कि प्राइवेट सेक्टर सरकार से 10 कदम पीछे है। सरकार तेजी से रिफॉर्म कर रही है और इंडस्ट्री इन्वेस्ट करने की स्थिति में नहीं है। यह वास्तविकता है, और उसका कारण यह है कि 2007-8 वाले जो पीरियड आया तो बैंकों से हजारों लाखों करोड़ रुपया इंडस्ट्री ने ले लिया, एक अनलिमिटेड कैपेसिटीज बना ली, और वो कैपेसिटीज की भरपूर्ति वो आज कर नहीं पाए। अब कह रहे हैं कि धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ रही है। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट करते हैं, जब आप स्किल डेवलपमेंट करते हैं, तो आप इकोनॉमी के भीतर भी फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में दोनों में आप जॉब क्रिएशन करते हैं।
जी। इस देश की जो फॉर्मल इंडस्ट्री है, लार्ज इंडस्ट्री, वो तो केवल 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट कर पाई है। जो इस देश का इनफॉर्मल सेक्टर है वो 12 करोड़ करता है। और इसलिए इस परिस्थिति और वास्तविकता तो देखते हुए कि बड़े उद्योगों ने तो बैंकों का पैसा जेब में रखा हुआ है और वापस नहीं कर रहे, तो हम लोगों ने अपनी नीति भी बदली। हर साल हम टारगेट को 1.5 गुना डबल करते रहे कि छोटे उद्योगों को, और छोटे और में भी लघु को भी, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले हैं, उनको जो हम भरपूर पैसा दे रहे हैं, और जितना इस साल 2,44,000 करोड़ रुपए का शायद टारगेट रखा हुआ है मुद्रा स्कीम में ही बैंक्स दे रहे हैं, तो हमारा टोटल एम्फोसिस उस दिशा में जा रहा है। और इसका यह कारण है कि आज, और इस तर्क को सबसे इसका बड़ा उत्तर ये होता है कि जब बिल्कुल जॉब क्रिएशन नहीं होता और फ्रस्ट्रेशन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो सोशल अनरेस्ट समाज में शुरू हो जाता है। हमारे जितने कदम आए उसमें कहीं भी 3 वर्षों में इस प्रकार का कोई संकेत नहीं आया। सबसे बड़ा उदाहरण यह था कि प्रोवोकेशन के बाद भी डीमोनेटाइजेशन के दौरान 6-6, 8-8 घंटे क्यू में खड़ा हुआ आदमी, टेलीविजन कैमरा जब जाता था, और जो विशेष रूप से हॉस्टाइल सेक्शन है मीडिया का, वो यही पूछते थे, बहुत दुखी हो ना इससे, वो कहते थे तकलीफ तो है लेकिन इसके समर्थन में। पर जेटली जी, एक बात तो आप मानेंगे कि प्रदर्शन, परफॉर्मेंस एक चीज है और परसेप्शन एक चीज है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता का जो परसेप्शन है वो सरकार के प्रति वो नजर आता है, जिस तरह से एक के बाद एक चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है, जैसे कि उन्होंने सवाल पूछा, खासतौर से रोजगार पे, निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, सरकार ने अपने हाथ जॉब क्रिएशन से उस तरह से हो नहीं रहा है, तो फिर आखिर जब ये सवाल उठता है तो उसका जवाब क्या है? जॉब क्रिएशन अब सरकार के भीतर नहीं होता। हाँ, गवर्नमेंट का साइज बढ़ा लीजिए जॉब क्रिएशन के लिए, ये जो पुराना मॉडल था वो पूरी दुनिया में रिजेक्ट हो चुका है। आज केवल एक जगह से निवेश नहीं आ रहा, प्राइवेट सेक्टर से। वही जो सरकार का पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इस पैमाने में, आज से 10 साल पहले जो पूरा बजट का साइज होता था, उतना पैसा आज हम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चते हैं। अब वो निवेश नहीं है क्या? उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ती क्या? इतने बड़े पैमाने में हम स्मॉल और माइक्रो यूनिट्स को फाइनेंस कर रहे हैं। जो ये लार्जेस्ट सिंगल एफडीआई, मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़ें उसको, विशेष रूप से आर्थिक पत्रकार। कल पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ, उसमें एक पैराग्राफ है कि इस साल हमें रिकॉर्ड एफडीआई पाकिस्तान में आई $1.74 बिलियन। हमारे यहां एक उद्योग में इतने इन्वेस्टमेंट में आ जाती है। तो इसलिए बाकी दुनिया की तुलना में यहां 60-70 बिलियन आसानी से हर साल आती है। जी। तो मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं जी कि जितना भी नॉन बैंकिंग सोर्सेस से, बॉन्ड्स के माध्यम से फंडिंग खूब आ रही है। ये एफडीआई आती है, फंडिंग होती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी होती है। केवल एक, और उसका समस्या हमारी नहीं, हम तो हल ढूंढ रहे हैं। ये जो 2008, 9, 10 के दिए हुए ये जो लार्ज अमाउंट्स हैं जी, और उन सेक्टर्स में दिए हुए जिन सेक्टर्स की कैपेसिटी को मद्देनजर नहीं रखा जी। और इसी से रिलेटेड एक सवाल शुभ में पूछना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर पे खास तौर पे। शुभ में पूछिए अपना सवाल। आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अभी काफ़ी पॉजिटिव हैं, और डीमोनेटाइजेशन में जैसे आपने खुद ही जिक्र किया कि बहुत बड़ा एक अपने आप में एक बिग बैंग रिफॉर्म है। इसी के चलते जब बैंकिंग क्षेत्र में आपने ऑलरेडी एक ऑर्डिनेंस लाए हैं जो काफ़ी हद तक कारगर होने का चांसेस हैं, बट इस तरह का बिग बैंग स्टेप्स लाने का ज़रूरत के ऊपर आपका क्या टिप्पणी, आप क्या किस तरह के में सोचना चाहेंगे? देखिए, जो इस वक्त मैं पिछले कुछ सालों में जब पूरे विश्व में जाता था तो 5-6 सवाल पूछे जाते थे। सबसे पहला सवाल होता था करप्शन पे, अब कोई नहीं पूछता। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, आज कोई नहीं पूछता। फिर जीएसटी पे कि आएगा नहीं आएगा, अब वो बधाई देते हैं। डीमोनेटाइजेशन के बाद उनमें ये भी क्षमता समाप्त हो गई कि भाई आपकी निर्णय कितने इफेक्टिव ले सकते हो। पर आज एक लेजिटिमेट सवाल जो पूछते हैं, जो आपने पूछा कि ये जो बैंकिंग एनपीएज हैं ये अनएक्सेप्टेबल लेवल के हैं। हम लोगों ने इसको सीरियसली एनालाइज किया और कभी इस समस्या को छुपाया नहीं।
इसका 2014 से पहले तो कोई जिक्र नहीं था। ये सारे लोन्स 2014 से पहले के हैं, हमने तो दिए नहीं किसी ने। आपने कुछ सेक्टर्स में ओवर इन्वेस्ट कर दिया जिस वक्त, और इसका लिंक सबसे ज्यादा है जब कोयले की खानें लुट रही थी तो आपको लगा कि हमें स्टील इंडस्ट्री लगानी है, आयरन ओर की इंडस्ट्रीज लगानी, और सबसे बड़े एनपीएस वहां हो गए और दुनिया के अंदर स्टील का दाम कोलैप्स कर रहा था क्योंकि चाइना सस्ता स्टील बेचने को तैयार था। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आपने कोई इश्यूज ही रिजॉल्व नहीं किए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो डाउन हो गया था। उसका सबसे बड़ा सबूत यह था कि जब नई सरकार बनी तो पहले 17 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम लोगों ने नेशनल हाईवेज के दिए, जो कि एक हाईली सक्सेसफुल प्रोग्राम है, तो 17 टेंडर के जवाब में एक व्यक्ति ने भी टेंडर नहीं भरा। और कारण यह था कि जो टेंडर भर के हाईवेज बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, वो सब बैंकरप्ट हो चुके थे, उनके इश्यूज ही रिजॉल्व नहीं किए। आज उस सेक्टर को रिवाइव किया। तो बैंकिंग सेक्टर का हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है उसमें लगभग 40-50 अकाउंट्स हैं इंडस्ट्रीज के। ये कोई लाखों उद्योग इसमें इन्वॉल्व नहीं, 40-50 बिग इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ये सारा पैसा लिया हुआ है। वो उन सेक्टर्स में हैं जिन सेक्टर्स में स्लोडाउन का अधिक प्रभाव था, और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मैंने कहा, स्टील सेक्टर, ऐसे 3-4 सेक्टर्स हैं जिसमें वो हैं। हमने सेक्टर्स बेस्ड सॉल्यूशंस भी दिए, शुगर इंडस्ट्री के दिए, स्टील वालों में एमआईपी का दिया, वो थोड़ा रिवाइव करना शुरू हुआ, सेक्टर बेस्ड सॉल्यूशंस भी दिए। लेकिन अब परिस्थिति यह है कि इस समस्या को इससे और अधिक आगे लटकाया नहीं जा सकता। इंसॉल्वेंसी लॉ पास करने के बाद हमने अब, बैंक्स की भी समस्या थी कि कई बार वो सेटलमेंट्स करते हुए डरते थे, तो इसलिए रिजर्व बैंक को एम्पावर किया है ऑर्डिनेंस के माध्यम से कि जो व्यक्ति उद्योग चला रहा है और बैंक का 1 लाख करोड़ रुपया लिया हुआ है, 50,000 करोड़ रुपया लिया हुआ है, और कोई उसके पास रोड मैप नहीं है कि ये वापस कैसे होगा, इंडस्ट्री कैसे रिवाइव होगी, तो या तो वो रोड मैप दे और उस अकाउंट को सर्विस करना शुरू करे, यानी कि बैंक का पैसा कम से कम ब्याज लौटाना शुरू करे। नहीं करेगा जी, तो इंसॉल्वेंसी कानून के तहत रिजर्व बैंक अब उसको सुपरवाइज करेगा प्रोविजन प्रोसीडिंग को, बैंक्स उसमें कार्रवाई करेंगे, वो बाहर जाएगा और कोई इंटरनेशनल फंड होगा या कोई दूसरी मैनेजमेंट होगी जो आके उस, जिसके पास पैसा है, लिक्विडिटी है, उसको टेक ओवर करे। ठीक, ये परिस्थिति हम लाए हैं। इसके अलावा एक दूसरी परिस्थिति जो मैंने बजट्स में घोषणा की है, जिसका एक अनुभव हमने किया है, आज बैंकिंग वो नहीं है जो आज से 10 साल 20 साल पहले थी। आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग है। उसका एक तरह से स्कोप बहुत बढ़ गया है। सारी टेलीकॉम कंपनीज बैंक बन गई हैं एक प्रकार से। इस परिस्थिति में कुछ बड़े और कुछ हल्के फुल्के घाटे वाले, क्या पब्लिक सेक्टर में 30-32 बैंक्स की जरूरत है सरकारी बैंकों की? ऑब्वियसली नहीं है। आप कमजोर बैंक के साथ क्या करोगे? तो हमने स्टेट बैंक के साथ उसकी 5 सब्सिडरीज और भारतीय महिला बैंक मर्ज कर दिया, और मैंने ये घोषणा की है कि हम कम संख्या में लेकिन बड़े और मजबूत बैंक्स जो इंटरनेशनल लेवल के होंगे, और आने वाले दिनों में शायद इस दिशा में और तेजी से हम लोग, यानी कुछ और मर्जर होंगे, आप इशारा ये कर रहे हैं। अरुण जी, 2016 की अगर बात करें तो सबसे बड़ी घटना डिमोनेटाइजेशन की थी, और डिमोनेटाइजेशन को लेकर जिस तरह की खबरें थी, आपने खुद बताया, आप लोग उसके बारे में पूछते नहीं। तमाम बड़े बड़े विशेषज्ञ, पूर्व प्रधानमंत्री 2 से 4% कह रहे थे कि घट सकती है अर्थव्यवस्था की रफ्तार, वो नहीं हुआ। मैं उस पर एक सवाल लूंगा, लेकिन उसमें अपना सवाल एक छोटा सा जोड़ता हूं। क्या ये कैलकुलेटेड रिस्क था? क्या इस बारे में कोई कैलकुलेशन था? क्योंकि आप लोग जिस रफ्तार से जा रहे थे उसी रफ्तार से जा रहे हैं। और उसी से जुड़ा एक सवाल यहाँ पर रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो पूछेंगे, क्योंकि इसी से जुड़ा एक डिजिटल पेमेंट का भी सवाल है, वो एक आम जनता जो है उसको जरूर लेना चाहते। तो रामकृपाल जी का मैं सवाल लूंगा और उसी में आप मेरा सवाल भी जोड़ दीजिए। डिजिटल इकोनॉमी का जो एक मोदी जी का सपना है, आप लोगों का सपना है, आप देखिए कि जब डिमोनेटाइजेशन का दौर था उस पीरियड में शहरों में ही नहीं, गांव में भी लोग जिनके पास भी मोबाइल था
वो पेटीएम है, तमाम तरह का वो शुरू हो गया था। यानी मैंने देखा था सब्जी वाले के यहाँ भी वो टंग गया था, नाई तक के यहाँ ये था कि लोग उस पर लिखा रहता कि हमारे यहाँ पेटीएम की सुविधा है, तो लोग करते थे। इधर सारी चीज़ें जिन लोगों ने ये आदत बना ली थी, यानी जिनको ये सब आता है, उन सब लोगों ने छोड़ दिया। कम से कम ये मिडिल क्लास लगातार छोड़ता जा रहा है। अब एक छोटा सा है कि मैं अगर ड्राइवर को 12,000 रुपये तनख्वाह देता हूँ, मैंने लगातार देना शुरू किया उसको उस दौर में, अब देखता हूँ कि 15 रुपये उस पर वो ट्रांजैक्शन टैक्स कट जाता है। कैश में दूँ तो 15 रुपये नहीं चलेगा जी। तो ये जो बेसिक बात ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन टैक्स है, देखिए इसके चलते कैश में कुछ नहीं है, लेकिन आप जब भी मोबाइल करेंगे तो ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। एक मिडिल क्लास का जो बहुत बड़ा तबका है जिसको अपनाना तो था, वो इसको छोड़ता जा रहा है। ये खत्म करेंगे बेसिकली। देखिए, मैं आपको पहले डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट और फिर मैं इस ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात पे आता हूं। डिमोनेटाइजेशन का एक जो बड़ा इम्पैक्ट था कि लोगों को लगता था कि इकोनॉमी बहुत गिरेगी, डिमोनेटाइजेशन ने हर कन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट और कॉलमिस्ट को गलत साबित किया। इंडियन एक्सपेरिमेंट, इन्होंने सबको गलत साबित किया। दूसरा, 3 डिस्टिंक्ट लाभ उसके इकोनॉमी को हुए। पहला, मूवमेंट टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन, उसकी दिशा में जाएं, चेक से काम करें, डेबिट कार्ड से करें, आप किसी और तरीके से करें। दूसरा, बहुत अधिक मात्रा में लोग टैक्स नेट में आने लग पड़े हैं, और उसके पीछे कारण यह है कि जो कैश पैसा होता है उसमें एक अनोनिमिटी है। जब बाजार में वो घूम रहा है ट्रांजैक्शंस में, तो गुमनाम पैसा है, उसका मालिक कौन है किसी को पता नहीं होता। जब आपको और मुझे उस पैसे को बैंक में जमा कराना की आवश्यकता पड़ी तो उसकी मलकियत तय हो गई कि वो मेरा है या आपका है। और फिर अगर हम टैक्स नहीं देते थे तो हमें टैक्स में भी डिस्क्लोज करना पड़ गया। 91 लाख, जिस कंट्री में केवल 3 करोड़ 34 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, उसमें 4-5 महीनों में 91 लाख टैक्स पेयर्स और जुड़ गए। बिल्कुल, ये डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट था। और अभी 18 लाख लोग ऐसे हैं जिनके डिपॉजिट्स उनकी आमदनी के साथ मेल नहीं खाते, तो उनको भी नोटिस गए हुए हैं कि बताइए ये कहां से हुआ। तीसरा लाभ इसका, तो टैक्स कलेक्शन भी देश का बढ़ेगा। पिछले वर्ष कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में बहुत कम वृद्धि हुई, 6-7% की, लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स में लगभग 23-24% की हो गई, क्योंकि वो जो ये लोग थे जो जमा करा रहे थे उनको डिक्लेयर करना पड़ता था। तीसरा एक लाभ हुआ कि जो वर्ग विशेष रूप से डील करता था कैश के साथ ज्यादा, कैश से करप्शन भी होता है, एक डर फैला है कि इट्स नो लॉन्गर सेफ टू डील इन कैश। और इस डर को और आगे हम लेकर जाएंगे। अभी हमने ये जो आप व्यवस्था पढ़ते हैं कि बेईमानी से कैश इकट्ठा कर लिया और फिर शेल कंपनीज के माध्यम से घुमा घुमा कर उस शेल कंपनीज के नाम पर प्रॉपर्टीज खरीद ली। इसमें पॉलिटिशियंस के नाम भी आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के भी आते हैं, बिजनेसमैन के भी आते हैं। अब बेनामी एक्ट में हमने 400 तो अक्वायर कर ली है, और खूब बड़ी मात्रा में इस पे एक्शन होने वाला है, क्योंकि हर स्टेट में अथॉरिटीज नोटिफाई करती है। तो इसलिए इससे करप्शन पे भी असर पड़ेगा। और जो लोग इस तरह का लाइफ लीड करते थे उनको ये पहली बार मैसेज जा रहा है कि इट्स वेरी कॉस्टली नाउ टू डील इन कैश, खतरनाक भी है, और ईमानदार आदमी बाय एंड लार्ज इससे खुश भी है। ये इसके लाभ हैं। अब इसका आपका कहना ठीक है, ये नहीं कि लोग वापस कैश में कुछ लोग जाएंगे। कारण ये है कि जब कैश उपलब्ध नहीं था तो मजबूरी भी थी, आज कैश उपलब्ध है तो इसलिए जाएंगे। लेकिन बड़े पैमाने पर बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में वृद्धि हुई है, इसके आंकड़े अवेलेबल हैं। अब ट्रांजैक्शन का जो सर्विस चार्ज है, हर सर्विस का चार्ज होता है। आप नौकरी करते हैं तो उसका भी आपको चार्ज मिलता है, आपको कोई डॉक्टर सलाह देता है तो वो भी चार्ज लेता है,
अब ये अपेक्षा करना कि एक पूरी इंडस्ट्री फ्री में काम करेगी और सर्विस फ्री में प्रोवाइड करेगी, तो ये तो स्वाभाविक और संभव नहीं है। आफ्टर ऑल उस इंडस्ट्री ने अब सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री है वो, लेकिन वो एक्सप्लॉयटेटिव ना हो। क्रेडिट कार्ड में तो 30 दिन का आपको क्रेडिट मिलता है, तो उसका ब्याज भी उसमें होता है, तो वो स्वाभाविक है थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन डेबिट कार्ड्स में, बाकी ई वॉलेट्स में ये बिल्कुल नॉमिनल रहे, इसके लिए रिजर्व बैंक इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है ताकि इसका हो। जिस वक्त डीमोनेटाइजेशन का प्रोसेस रीमोनेटाइजेशन का चल रहा था, तो एक प्रकार से उसको एग्जेम्प्ट किया गया था लोगों की सहूलियत की दृष्टि से। लेकिन किसी भी सर्विस के लिए हमें देश की ये भी मानसिकता बढ़ानी पड़ेगी कि आपको सर्विसेज कब मिली। आप टूटी हुई सड़कों के ऊपर एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे, ये सरकार ने कोई उपकार नहीं किया कि हाईवेज बन गए, आपने उसके लिए पैसे दिए। आपके पेट्रोल के बिल में शायद इनकी मुराद उन बहुत ही साधारण काम करने वाले लोगों से है जो घरों में काम कर रही है, जैसे उन्होंने ड्राइवर का एग्जांपल दिया, जिनकी सैलरी उतनी ज्यादा नहीं होती और शायद फिर उनको उस ट्रांजैक्शन में शायद नॉमिनल रहे, ये आरबीआई देखता है। आई टेक नोट ऑफ द सजेशन। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम और फिर हाजिर हो जाते हैं। आज हमारे साथ केंद्रीय वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली जी हैं जो तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। अब देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। तो प्रिया जी, देखिए आपकी बेटे की राय आपकी वॉशिंग के बारे में। मम्मी तो मेहनत से धोती है और स्कूल में मेरे कपड़े ही कम चमकते हैं। काश महंगा डिटर्जेंट ले पाती। नया फेना सुपर वॉश आजमाइए। 4 रंग के ग्रैन्यूल्स, कोमल हाथ, है ना? क्या मस्त खुशबू। हाँ, रोज, चंदन, सुपर चमक। महंगी डिटर्जेंट जैसी धुलाई नए फेना सुपर वॉश में समाई। फेना ही लेना। अब 1 किलो नए फेना सुपर वॉश पर 5 रुपए की फेना टिकिया मुफ्त। फेना। अब पंखे से कट्टी और एसी की छुट्टी। वेगो एयर कूलर्स, पंखे सा बिल, एसी सा फील। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। आज बड़े भैया छोटी लोन से बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। सोनू भाभी आज घर भी संभालती हैं और काम भी। गरीब का अब बैंक में रोज आना जाना है, एक एक पैसा सीधा हाथ में जो पाना है। इलाज का खर्चा अब प्रेशर नहीं बढ़ाता। हर गरीब के सर पर पक्की छत बन रही है। अब गरीब की जिंदगी सुरक्षित हो रही है। गरीब का बेटा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बना है। अभी तो साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा। हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया
प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़ें। कभी शांत बहे कभी रुद्र, पल पल एक नया चित्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 9.15 किलोमीटर लंबा असम और अरुणाचल की दूरी 165 किलोमीटर 5 घंटे से कम करता हुआ करोड़ों देशवासियों को समर्पित धोला सदिया सेतु, भारत का महासेतु। ईशा जी, आपके हस्बैंड आपकी वॉशिंग को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? जाने दीजिए ना। अरे घबराइए मत। सॉरी। काश मैं महंगी टिकिया ले पाती। नहीं फेना, सुपर वॉश टिकिया आजमाइए। बेहतरीन झाग, कोमल हाथ, रोज और चंदन, सुपर चमक। महंगी टिकिया जैसी धुलाई नहीं, फेना सुपर वॉश टिकिया में समाई। फेना ही लेना। 10 रुपए की फेना सुपर वॉश टिकिया पर 40 ग्राम ज्यादा और 5 रुपए की फेना टिकिया पर 25 ग्राम मुफ्त। फेना। एक बार फिर से आपका स्वागत है। डायलॉग है डीडी न्यूज में। आज अरुण जेटली जी हमारे साथ हैं और हम आर्थिक मोर्चे पर इस समय बात कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, समय की थोड़ी सी कमी है। हमारे साथ यहाँ संजय पुगलिया जी हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल संजय जी। आपका पर्सपेक्टिव हमको चाहिए आधार पे। सडनली आधार पर हमले बढ़ गए हैं। क्या सरकार इन वेस्टेड इंटरेस्ट वाले ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर पा रही है? भीम और उसके बाद आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन की इस परेशानी को और सस्ता करेगा, दूर करेगा। जोड़ दिया गया है प्राइवेसी से। आधार को पंचिंग बैग बना दिया गया है और इसको एक मैलिशियस और मडीड डिबेट की तरफ ले जाया जा रहा है। ज़रूरी है कि इसका काउंटर हो और उसका एक तरीका ये हो सकता है कि सरकार प्राइवेसी के हमारे कंसर्न को अलग से एड्रेस करे और पूरी तरह से आधार को फोर्टिफाई करे, इस डिबेट से उसको बाहर निकाले। संजय जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं आधार की जो ऑपोजिशन है इसको एक प्रकार से मैं एक अंग्रेजी का शब्द प्रयोग करूं, एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है सिविल सोसाइटी फंडामेंटलिज्म का, कि किसी प्रकार के प्रोग्रेसिव मेजर को जो जनता और देश के हित में है मैं विरोध करने के कारण ढूंढूं। ये सारे तर्क कहां थे जब यूपीए की सरकार थी? अब यूपीए की सरकार ने आधार की कल्पना की। नंदन नीलेकनी ने सच में बहुत अच्छा मॉडल बनाया और उस वक्त मुझ जैसे लोगों को भी वो ठीक तरह से समझ में नहीं आता था, लेकिन कोई कानून नहीं था। यूपीए ने कानून नहीं बना, उन्होंने कहा आधार होगा, हर व्यक्ति जाकर आधार में अपना इनरोलमेंट करवा ले, लेकिन बायोमेट्रिक आइडेंटिटी हर व्यक्ति की होगी। उसका किसके लिए इस्तेमाल होगा उसकी कोई रोड मैप नहीं था। जब हम लोग सरकार में आए तो मुझे याद है कि पहले सप्ताह 10 दिन में मोदी जी ने एक मीटिंग ली, नंदन भी उसमें थे, और जब पूरा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया तो मेरा भी अपना ये था कि भाई शायद हमें अपनी पोजीशन रीअसेस करनी चाहिए। ये तो बहुत देश के हित में है। उसका लाभ क्या हुआ? आज इस देश में 99.9% एडल्ट्स का आधार बन चुका है। केवल बच्चों का, कोई 2 साल का है, कोई 6 महीने का है, उसमें डिफिकल्टी होती है। तो इसलिए जिनके कम हैं, जो 108-110 करोड़ बने हैं, जिस जनसंख्या के नहीं है वो केवल माइनर्स हैं अब अधिक संख्या में। अब एक विडो को पेंशन मिलती है या ओल्ड एज पेंशन मिलती है या किसी माइनॉरिटी के बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है या किसी विद्यार्थी को मिलती है, वो सेंटर से भी ले रहा है, स्टेट से भी ले रहा है, ये अलाउड नहीं है। आज सारा आधार प्लेटफॉर्म राज्यों ने भी यूज कर लिया, केंद्र ने भी यूज कर लिया, सारी डुप्लीकेशन समाप्त हो गई। आज मनरेगा जैसी स्कीम
जिसके बारे में राजीव गांधी जी इन प्रकार की योजनाओं के बारे में कहते थे कि 10% 15% पैसा आम आदमी तक पहुंचता है, आज उसमें से स्टेट गवर्नमेंट भी इलिमिनेट हो गई, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कलेक्टर भी इलिमिनेट हो गया, गांव का सरपंच भी एलिमिनेट हो गया। कोई अगर महिला या व्यक्ति गांव में गरीब आदमी मनरेगा का काम करता है, उसके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा चला जाता है आधार के बेस पे। जो 2 बार ले रहा था वो नहीं ले पाता। इस देश में कुकिंग गैस जब तक आधार नहीं आया था तो आपको भी और मुझे भी सब्सिडाइज मिलती थी। अब मेरा क्या अधिकार है कि मुझे सरकार सब्सिडी दे? अब हम जैसे सब लोग कट गए, और जिन्होंने अपने घरों में 3-3 4-4 कनेक्शन लिए हुए थे सब्सिडाइज्ड गैस के, सब कट गए। हजारों करोड़ रुपया आधार की वजह से इन सब डिस्ट्रिक्ट जितना भी स्टेट सपोर्ट है अब बैंक अकाउंट्स में जाने लग पड़ा डायरेक्टली। और अब फर्टिलाइजर है, हो सकता है कल कल्पना हो राइट टू फूड हो, कहां तक वो कानून उसका समर्थन करता है ये देखना पड़ेगा। ये सारे के सारे जब डायरेक्ट जाएंगे, इसमें कहीं लीकेज नहीं होगी, कहीं करप्शन का स्कोप नहीं बचेगा और व्यक्ति तक डायरेक्टली जाएंगे। अब इस बार मैंने फाइनेंस बिल में कहा कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ आधार नंबर दीजिए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, कल को आप पूरे दुनिया में चले जाइए, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, आपको एयर टिकट नहीं मिलता जब तक आप सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं देते। अब पता चले अंत में जाकर कि आप टैक्स तो बहुत कम दे रहे हैं लेकिन 6 बार विदेश हुआ है साल में, तो टैक्स इवेजन को यह चेक करेगा कि नहीं करेगा? दूसरे व्यक्ति ने 5 अलग अलग पैन कार्ड बनवाए हुए हैं, अब आधार के नंबर पे वो डिटेक्ट होगा। तो आधार एक प्रकार से इस चोरी को रोकता है और सरकारी साधन जिस व्यक्ति की आवश्यकता है उस तक पहुंचे ये इंश्योर करता है। इसके लिए हम कानून ले आए। कानून में पूरा एक प्रिवेसी का चैप्टर है। जिस प्रिवेसी की बात हो रही है, आधार के कानून में पूरा एक चैप्टर है कि उस नंबर का उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल प्रिजर्व होगी, बायोमेट्रिक्स किसी के साथ शेयर नहीं होंगे, और जो कोई उसको लीक करेगा उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, उसको सजा होगी। यहां तक भी टाइट प्रिवेसी लॉज हैं। और मैं आज भी यह न्योता देता हूं, अगर उन प्रिवेसी लॉज को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई सुझाव देता है बिल्कुल, तो मैं आज भी ओपन हूं, उसको और स्ट्रेंथन कर दूंगा। लेकिन यह कहो कि पुरानी लूट चलती रहे जी, और उसके लिए हम सिविल सोसाइटी फंडामेंटलिज्म को आगे कर दें कि हम बड़े देश के कॉज के लिए चाहते हैं कि यह चोरी चलती रहे, और तरह तरह से प्रिवेसी के तर्क को आगे रखें, तो यह बिल्कुल स्वीकृत नहीं होगा। अपोजिशन जो है एक कृषि क्षेत्र को लेकर भी काफी होता है, तो हमारे साथ एनके सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और किसानों की भी कुछ बात जरूर होनी चाहिए। सिंह साहब, इस साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है 274 बिलियन टन्स, उसमें गेहूं का अकेला प्रोडक्शन 94 मिलियन टन्स है, विच इज फेनोमेनल। राइस का प्रोडक्शन वर्ल्ड की प्रोडक्शन के 20% है, 110 मिलियन टन। लेकिन अगर आप गौर करें तो प्रोडक्टिविटी बहुत पुअर है। 32 क्विंटल पर हेक्टेयर भारत का प्रोडक्शन है, जो कि एबिस्मली लो है, और नतीजा ये होता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, टीओटी जिसे कहते हैं, वो किसानों के अगेंस्ट होने की वजह से किसान सरवाइव नहीं कर पा रहा है, छोड़ रहा है खेती। कोई मॉडल, क्योंकि एक्सटेंशन प्लानिंग स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है, ब्लॉक्स उनके हाथ में है, वो डिफंक्ट हैं, नॉन फंक्शनल हैं, करप्ट हैं। नतीजा ये हो रहा है कि अगर आपके अच्छे हैं भी, जैसे कि आपने यूरिया के लिए कहा कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ना डालो, देख के डालो, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाओ, ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी चूंकि स्टेट्स हैं, इसलिए इट गेट्स स्टर्टिफाई समवेयर। कहीं दिक्कत हो रही है आपके उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो क्या कुछ ऐसा करेंगे जिस तरह की डायरेक्ट डिलीवरी मोड में आपने आधार के बेसिस पे उसके यहाँ डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं मनरेगा का पैसा, क्या इन स्कीम्स के लिए भी कुछ ऐसा लाएंगे? क्योंकि अगर नहीं लाए तो किसान की जो स्थिति है प्रोडक्टिविटी लो रहने की वजह से बहुत अच्छी नहीं रहेगी। देखिए, कृषि क्षेत्र की निश्चित रूप से चिंता है, और कृषि क्षेत्र में एक तो ये जो रिफॉर्म्स आपने सजेस्ट किए कि आप फर्टिलाइजर में भी इसमें डीबीटी का इस्तेमाल करें और ये करें, ये सारे पायलट प्रोजेक्ट चलते हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट्स वर्कआउट हो सकते हैं।
लेकिन आपको मूलतः जिस चीज पे जाना पड़ेगा कि क्या कृषि पे निर्भर लोगों की संख्या बहुत अधिक है और इसलिए कृषि से एक संख्या में लोगों को बाहर निकालकर सर्विसेज में, जैसे इकोनॉमी बढ़ती है मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि इस देश की मैन्युफैक्चरिंग बहुत सीमित है, जैसे ही वो सेक्टर बढ़ते हैं तो उन सेक्टर्स में जाना पड़ेगा। दुनिया के आप मॉडल्स देख लीजिए, जहां जहां बहुत अधिक विकास हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जो आपने कहा, जितनी संख्या थी कृषि पे निर्भर लोगों की वो कम आए, वो अर्बनाइजेशन की तरफ चले गए, अर्बनाइजेशन भी बढ़ा और वो दूसरे सेक्टर्स के अंदर जाके अब्सॉर्ब हुए। नहीं तो कृषि में अंडर एम्प्लॉयमेंट रहेगी। जिस खेत में 2 लोगों को काम करना है वहां 20 लोग काम कर रहे हैं और इसलिए खेत की उतनी क्षमता ही नहीं कि उनको सपोर्ट करना। दूसरा ये है कि जो रूरल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है हमारे देश की, वो बहुत ज्यादा अब रेम्यूनरेटिव नहीं रही और यही कारण है कि डेट ट्रैप में किसान बढ़ता जाता है। और हम इसलिए जो एक हर प्रकार की सरकार की क्षमता के हिसाब से असिस्टेंस करते हैं, उसको जो देते हैं, ऋण सस्ते, उसका सबवेंशन कर देना या ये करना, ये सारी सुविधाएं उसी दिशा में हैं। दूसरा मुझे लगता है कि रूरल एरियाज में इरिगेशन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको और सुधारने की जरूरत है। और अगर जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन और इसके बाद सरकार के पास एडिशनल रिसोर्सेज आते हैं, जो स्वाभाविक रूप से आएंगे, तो मैं केवल 2 क्षेत्र देखता हूं एक्सपेंशन के, इन्वेस्टमेंट के, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक रूरल इंडिया। गांव में बिजली पहुंच गई, पक्की सड़क पहुंच गई, अब सैनिटेशन पहुंचानी है, इरिगेशन बढ़ाना है, ये जितने पक्का हाउसिंग देना है, क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन विलेजेस आपको इंप्रूव करनी है। जब तक उस पे हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो ये जो लार्जर सोल्यूशन है वहां तक हम लोग पहुंच उस दृष्टि से नहीं पाएंगे। जी जेटली जी, एक सवाल और यहाँ शुरुजीत गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, जो कि एक सवाल अपना करना चाहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट को लेके। सर, अगले 2 साल में क्या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में कोई तेजी आएगी और इससे एयर इंडिया के फ्यूचर के ऊपर कोई डिस्कशंस हो रहे हैं कि नहीं? देखिए, निश्चित रूप से आएगी और ये गलतफहमी किसी को ना रहे कि हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट में किसी तरह की धीमेपन पे हैं। कुछ सेक्टर्स को छोड़कर जहां पर सरकार की प्रेजेंस आवश्यक है, अन्य सेक्टर्स में तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा है। मैं इसका हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि सबसे ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट वाजपेयी जी की सरकार में हुआ और उस 5 साल के पीरियड में 1999 से लेकर 2004 तक 27,500 हजार करोड़ का टोटल डिसइन्वेस्टमेंट था और शोर बहुत ज्यादा था। मैंने पिछले साल 45-46 हजार करोड़ का किया है 1 वर्ष में। लेकिन ये आवश्यकता नहीं है कि डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं ट्रेड यूनियन से भी झगड़ा करूं, अन्य विभागों से भी करूं। डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। किस तरीके से आप कर सकते हैं, और इसलिए उस 5 साल का बहुत जिक्र आता है, लेकिन 1 साल में हमने 46,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर किया और इस बार भी करने वाले हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स प्राइवेटाइज होने की दिशा में जा सकते हैं, संभावना है, कुछ आइडेंटिफाई किए हैं। जैसा आपने देखा होगा, हमने होटल स्टेट गवर्नमेंट्स को देने शुरू कर दिया जो उनकी लीज थी, और स्टेट गवर्नमेंट सब ये कह रही हैं हम प्राइवेट सेक्टर को जॉइंट मैनेजमेंट पे या मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे अब देंगे, ताकि छोटे छोटे शहरों में जो आईटीडीसी के होटल्स हैं वो भी अब प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं। जहां तक एयर इंडिया का सवाल है, बहुत कठिन प्रश्न है। मैं जब 1 वर्ष के लिए, कुछ महीनों के लिए डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर था 99-2000 में, तो मैंने उस वक्त कहा था कि प्लीज डिसइन्वेस्ट इन एयर इंडिया, अदरवाइज देयर विल बी नथिंग लेफ्ट टू डिसइन्वेस्ट। उस वक्त मैंने 16, 17, 18 साल पहले कहा था। आज क्या हुआ कि मार्केट शेयर 14% है और 50,000 करोड़ का डेट है। अब बाकी जो एयरलाइन चलती हैं प्राइवेट सेक्टर में, इंडिगो है या स्पाइस जेट है या गो है या जेट है, उसमें आप तो पैसा नहीं लगाते। तो एयर इंडिया चलाने के लिए आपने 50,000 करोड़ लगाया हुआ है, वो पैसा सरकार का, मतलब आपका पैसा है, वो स्कूल एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता था। और दुनिया भर में और इस देश में अगर 87% और 86% ऑफ द एयर फ्लाइंग कैन बी हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, अगर 86% प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर सकता है तो 100% भी कर सकता है। जी।
और इसलिए ये जो पुरानी नोशन है एयर इंडिया बनी रहे, अगर कोई अच्छी मैनेजमेंट आती है, सरकार में एक बहुत अच्छी थिंकिंग है इसको लेकर, इस 50,000 करोड़ में से लगभग 20-25 हजार करोड़ तो जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसकी वैल्यूएशन है, और बाकी डेट का क्या करना है, कुछ एसेट्स हैं एयर इंडिया के पास, और इसलिए सिविल एविएशन मंत्रालय पूरे कदम उठा रहा है इन सब पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने की दृष्टि से कि वो सर्वाइव भी करे, जॉब्स भी हो, सर्विसेज भी हो। और मैं मानता हूं कि अगले 15-20 साल जैसे हम आईटी सेक्टर को, फार्मा को, ऑटो सेक्टर को एक सक्सेस स्टोरी मानते थे, आज सिविल एविएशन इस देश की सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी इसलिए है कि आज 70-71 अच्छी क्वालिटी के एयरपोर्ट्स हैं। आपके जो बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर के बने हैं, ये कोई अमेरिका और यूरोप के एयरपोर्ट से 21 हैं, 19 नहीं है। आपकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है विभिन्न एयरलाइंस दे रही हैं, वो बाकी देशों की लोकल एयरलाइंस की तुलना में बेहतर है। आज हिंदुस्तान में 500 एयरक्राफ्ट है जो फ्लाई कर रहा है डोमेस्टिकली, चाइना में 5,000 कर रहा है, और अगले 15 साल में जो ग्रोथ होगी तो एविएशन सेक्टर जो एक सक्सेस स्टोरी बन रहा है उसकी और ग्रोथ होनी है। और इसलिए इतिहास ने हमें यह दूसरी बार मौका दिया है कि अच्छा कोई इन्वेस्टर आए जिसकी क्रेडिबिलिटी, सरकार के दरवाजे खुले हैं उसके लिए, तो सिविल एविएशन विभाग उसको कंसिडर करेगा। लेकिन अरुण जी, डिस्टिनेशन में आपने आईटीडीसी को होटल्स की बात की, अभी एक दिल्ली के होटल की बात आई थी, तो बीएमएस और स्वदेशी जागरण मंच ने उस पर बहुत नाखुशी जताई थी, उसमें खुशी नहीं जताई थी। तो ये भी टेक्निकली आपको पॉलिटिकली हैंडल करना पड़ेगा। देखिए, होटल चलाना सरकार का काम नहीं है, मतलब इसमें टैक्टिकली हैंडल तो निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन जिसको भी समझाना है होटल चलाना, आज जिस होटल के आपने जिक्र किया जिसके संबंध में, मुझे आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में कैनॉट प्लेस से ज्यादा महंगी कौन सी जमीन है? और कैनॉट प्लेस में 4.5-5 एकड़ का होटल हो और उसके 10% कमरे भी ना लगते हो, और केवल सरकारी दफ्तरों के लिए उसको किराया दे दिया जाता हो, मतलब इस तरह ये होटल चल रहा है क्या? इट्स अ फार्स। जी हमारे साथ सिद्धार्थ हैं यहाँ पर। सिद्धार्थ अपना सवाल पूछना चाहते हैं आर्थिक पत्रकार जी, पूछिए। जी, आपने निजी निवेश की बात की, काफी सारे सेक्टर हैं जैसे कि रियल एस्टेट हो गया या उपभोक्ता जिसमें इंटरेस्टेड हो, जैसे गाड़ियां हो गई, क्या उसमें ओवर कैपेसिटी ब्याज दर की वजह से है, और या फिर और ब्याज दर काटने की जरूरत है जिससे इसमें डिमांड बढ़े ताकि निवेश हो? नॉर्मली कोई भी वित्त मंत्री आपको कहेगा कि ब्याज दर काटने की अच्छी ग्राउंड बनता है, ये एक इनहेरेंट डिजायर हर फाइनेंस मिनिस्टर की होती है, लेकिन ब्याज दर क्या रहे ये तय कहीं और होता है, रिजर्व बैंक तय करता है। और मुझे लगता है कि एक अच्छी परिस्थिति इस देश में आई है कि जो इन्फ्लेशन थी 2014 से पहले 9%, 10% या डबल डिजिट के आसपास रहती थी, वो अब 3-4% की रेंज में है, और जो हमारी टारगेट है 4% प्लस माइनस का, उस रेंज के अंदर हम चल रहे हैं। और इसलिए जब भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 बहुत एमिनेंट लोग हैं, आरबीआई गवर्नर खुद होते हैं, तय करेंगे, तो मुझे लगता है कि वी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन देम कि वो निश्चित रूप से इन सब तथ्यों को मद्देनजर रखेंगे। चंद्रशेखर जी का एक सवाल ले लें, और उसी के साथ साथ ब्लैक मनी पर जो आपकी जंग चल रही है सरकार की, उसको भी मैं चाहूंगा उस पर जरूर सरकार की अब तक क्या अपडेट है वो बताएं। डिमोनेटाइजेशन पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं एक डिमोनेटाइजेशन का एक दूसरा पहलू भी था। जो लोग 6-6, 7-7 घंटे लाइन में लगे रहे, उनमें एक सोच थी, और सरकार ने भी ऐसा बोला था कि जो ये डिमोनेटाइजेशन है, इट इज अ पेनिशिया एटलीस्ट फॉर 3 इविल्स, करप्शन, इंसर्जेंसी इन कश्मीर एंड नक्सलिज्म। तो अब 6 महीने हो चुके हैं डिमोनेटाइजेशन के, तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों जगह देखिए, इंसर्जेंट्स आर स्टार्व्ड फॉर मनी। कश्मीर में पहली बार हुआ कि बैंक लूटने की उनको जरूरत पड़ी, कारण यह है कि इंसर्जेंट्स के पास पैसे नहीं थे। ये जो पूरा इसका एनालिसिस हमारी एजेंसीज ने किया वो ये था, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लूट पाए वो दूसरी बात है, लेकिन इसका एक ये कारण था, इंसर्जेंसी में पैसे का स्टार्वेशन आया है। दूसरा, ब्लैक मनी के खिलाफ एक प्रकार से जहद चल रही है इस देश में, देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, और लोग कहां छुपाएं, जो रखते थे आदत बदलें,
और नई पीढ़ी में तो मैं विशेष रूप से इसका बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देखता हूं कि ये जो डिजिटल करेंसी में डील करना, डिजिटल लाइफ लीड करना और कैश से अपने आप को दूर रखना, मैं उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि मेरी अभी मुलाकात स्वीडन के फाइनेंस मिनिस्टर से हुई। स्वीडन में 99% करंट ट्रांजैक्शन डिजिटल हैं, कैश है ही नहीं। आप चाय कहीं पीना चाहो और कैश में देना चाहो तो नहीं दे सकते। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मान लीजिए मैं आपके देश में कैश में दूं तो इसमें क्या रुकावट आएगी? उन्होंने कहा दुकान वाला कहेगा कि मेरे पास चेंज ही नहीं है आपको वापस करने के लिए। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को उस स्टेज पे ले गए हैं। 100% कंप्लायंसेस हैं जिसमें, तो इसलिए इन देशों से ये सीखने की आवश्यकता जी। और एक आखिरी छोटा सा सवाल, हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ हैं। जी अजय, पूछिए अपना सवाल। सर, बजट रिफॉर्म्स और एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स का देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? और जिस तरह से 2016 हमने डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के लिए जाना, 2017 हम किसके लिए देख पाएंगे? देखिए, इस बार जो बजट 31 मार्च से पहले पास हो गया और 1 अप्रैल से लागू हो गया, तो कल ही मेरे पास आंकड़े आए अप्रैल और मई के एक्सपेंडिचर के। पिछले सालों की तुलना में सिग्निफिकेंटली हायर है। हम लोग उसको रिलीज करेंगे। पहले क्या होता था कि मई में जाकर बजट पास हो, फाइनेंस बिल पास होता था, जून में राज्यों को भेजते थे, तब तक बरसात शुरू हो जाती थी, अक्टूबर तक वेट करते थे कि मॉनसून खत्म होगी और फिर खर्चा शुरू होता था और बैकलोडेड था। आज क्या है कि अप्रैल के महीने से शुरू हो गया और मुझे लगता है कि बजट रिफॉर्म में ये एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है इससे। जी, और हम आगे बढ़ेंगे और रक्षा क्षेत्र पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तुरंत हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। तो प्रिया जी, देखें आपकी बेटे की राय आपकी वॉशिंग के बारे में। मम्मी तो मेहनत से धोती है और स्कूल में मेरे कपड़े ही कम चमकते हैं। काश महंगा डिटर्जेंट ले पाती। नया फेना सुपर वॉश आजमाइए। 4 रंग के ग्रैन्यूल, कोमल हाथ, है ना? क्या मस्त खुशबू। हाँ, रोज, चंदन, सुपर चमक। महंगी डिटर्जेंट जैसी धुलाई नए फेना सुपर वॉश में समाई। फेना ही लेना। अब 1 किलो नए फेना सुपर वॉश पर 5 रुपए की फेना टिकिया मुफ्त। फेना। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो, करो तो पक्की बात करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया।
लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़ें। ईशा जी, आपके हस्बैंड आपकी वॉशिंग को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? जाने दीजिए ना। अरे घबराइए मत। काश मैं महंगी टिकिया ले पाती। नहीं फेना सुपर वॉश टिकिया आजमाइए। बेहतरीन झाग, कोमल हाथ, रोज और चंदन, सुपर चमक। महंगी टिकिया जैसी धुलाई नहीं, फेना सुपर वॉश टिकिया में समाई। फेना ही लेना। 10 रुपए की फेना सुपर वॉश टिकिया पर 40 ग्राम ज्यादा और 5 रुपए की फेना टिकिया पर 25 ग्राम मुफ्त। फेना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। GST देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। GST, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। दम होना चाहिए भाई। एक फैसले पर काले धन वालों की नींद उड़ जावे और बेनामी संपत्ति वाले भी बेचैन हो उठे। इधर आप एक फैसला लें और उधर सरहद पार आतंकवादियों को मुंह की खानी पड़े। अरे भाई साहब, क्या ये टैक्स वो टैक्स, ना जी ना। अब एक देश एक टैक्स, GST। जितने पुराने उलझे मुद्दे उतने तेज और सुलझे फैसले, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतने कड़े फैसले। तभी तो साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। डायलॉग एट DD न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ केंद्रीय वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली जी मौजूद हैं, जो तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं और रक्षा क्षेत्र पर हम बात करेंगे। जेटली जी हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ नितिन गोखले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, रक्षा पत्रकार, अपना सवाल पूछेंगे। जी पूछिए अपना सवाल। अरुण जी, रक्षा क्षेत्र में भले ही बिग बैंग रिफॉर्म न हुए हों आर्थिक क्षेत्र की तरह, पर फिर भी वहाँ काफ़ी बदलाव आया है पिछले 3 सालों में। IDDM आया है, DPP 2016, और आपने FDI वहाँ काफ़ी लिबरलाइज कर दिया है। पर इसके आगे जाके एक्विजिशन के अलावा एक बहुत बड़ा सवाल जो आज 15 साल से और वाजपेयी जी की सरकार ने उसका प्रपोजल किया था, CDS बनाने का और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का, उसमें कोई आगे कोई निर्णय हो सकता है या आपकी कोई मंशा है उसमें? देखिए, ये जो नरेश चंद्रा कमेटी बनी थी उसकी रिकमेंडेशंस में था, सरकार के सामने है, और ये डिसीजन बहुत रैपिडली नहीं लिया जाता, वेल कंसिडर्ड होता है। इट्स एन एजेंडा बिफोर द गवर्नमेंट, लेकिन इस पर अभी कोई तय नहीं किया। रक्षा क्षेत्र में जगदीश उपासने जी वरिष्ठ पत्रकार पूछेंगे, खासकर पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उस पर हम कुछ बात करेंगे जरूर। भारत पाकिस्तान सीमा पर जिस तरह से तनाव का माहौल है, उससे जो आम आदमी है, लोग हमसे पूछते हैं कि पाकिस्तान से लड़ाई होने वाली है क्या? क्या पाकिस्तान से
किसी बड़े संघर्ष का अंदेशा है? देखिए, ये कहना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन संघर्ष तो चलता ही है। और संघर्ष इसलिए चलता है कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति इस प्रकार की है कि वहां इस तनाव को जीवित रखना उस देश के लिए आवश्यक है। हमने हर कोशिश की कि एक बातचीत का माहौल उनसे बढ़ता रहे। कभी पठानकोट हो गया, कभी उरी हो गया, अब जादव वाला मामला आ गया, या सोल्जर्स की म्यूटिलेशन हो गई, तो ये तो कोई बातचीत का माहौल नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना बतला दूं कि हमारी जो सेना है वो बिल्कुल तैयार है, और जो जानकारियां मेरे पास है मैं सब यहां सार्वजनिक रूप से बतला भी नहीं सकता। अपनी सीमा और एलओसी पूरी सुरक्षित है, और सेना की एकमात्र इस वक्त प्रायोरिटी जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि वो इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देंगे, जिसका कि रोज प्रयास होता है और रोज सेना को एक्शन लेना पड़ता है। और एलओसी और बॉर्डर पे हमारी फोर्सेस का डोमिनेशन है। हम केवल हर चीज सार्वजनिक कर दे उसकी आवश्यकता भी नहीं समझते, लेकिन वो डोमिनेशन है, और उस इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए जो भी उपयुक्त कदम हैं सेना उठा रही है। और पाकिस्तान ने जो हरकतें की हैं म्यूटिलेशन वगैरह की, उनको उसकी कीमत भी अदा करनी है। जेटली जी, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो लोगों को लगा कि वाकई सरकार में ताकत है कि वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। अभी पीछे चौकियों पर जिस तरह से हम लोगों ने हमला किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता। कभी कभी लोग ये बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हम सॉफ्ट पड़ गए हैं? ऐसा लोगों का एक परसेप्शन आ जाता है। हम सॉफ्ट नहीं हैं। आप ये, मैंने एक वाक्य में आपको कहा कि एलओसी पे और इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमारा डोमिनेशन है, और वो डोमिनेशन रहेगा। लेकिन जो तनाव की स्थिति पाकिस्तान पैदा करता है उसमें घटनाएं कुछ ना कुछ होती रहेंगी। हमारे साथ आलोक बंसल हैं जी, अपना सवाल पूछिए। अरुण जी, कारगिल रिव्यू कमेटी ने रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालयों के बीच में समन्वय की कमी को हाईलाइट किया था। आज हमारे यहाँ रक्षा मंत्रालय में हर सर्विस के अधिकारी हैं, पोस्टल सर्विस, आईएएस, आईपीएस जो भी हैं, सिर्फ रक्षा अधिकारी जो है उसमें नियुक्त नहीं होते। और जो इंटीग्रेशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सेना मुख्यालयों का, इसके बारे में आगे क्या? देखिए, मुझे 2 बार ये जिम्मेवारी मिली है, हालांकि इंटरिम पीरियड्स के लिए मिली है, लेकिन मेरा थोड़ा सा अनुभव बना है। मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्म्ड फोर्सेस में कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आया। और जहां तक जो एरियाज आर्म्ड फोर्सेस के अधिकार क्षेत्र और उनके डिस्क्रिशन और उनकी जजमेंट के होते हैं, कोई भी सरकार हो, चाहे मौजूदा सरकार या पुरानी, वो उसको पूरा रिस्पेक्ट करती है। और इसलिए मुझे कोऑर्डिनेशन की कमी है आज। इस प्रकार की परिस्थिति, मतलब जो कोऑर्डिनेशन है वो लगभग डेली बेसिस पे है, अगर मैं ये कहूं तो। जी, जी, एक मेजर नितिन गोगोई का एक मामला सामने आया। आप कश्मीर गए थे, एक आपने बहुत बयान दिया, आपसे कहा कि सेना युद्ध क्षेत्र जैसी स्थिति है वहां निर्णय खुद लेती। क्या ये एक तरह से एक तीर से 2 शिकार करने जैसा था? एक तरफ कश्मीर के अलगाववादी आतंकवादियों को ये मैसेज देना कि सरकार जो है वो कड़े से कड़ा कदम उठाएगी, और दूसरी तरफ सेना का मनोबल बढ़ाने की भी जरूरत लगता था। मैं इससे थोड़ा मतभेद रखता हूं। वहां की परिस्थिति ये थी कि एक पोलिंग बूथ पे चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, उसी पोलिंग बूथ पे आईटीबीपी के 8-9 कांस्टेबल्स हैं। ये 12-14 लोग हैं जो वहां पोलिंग करवा रहे हैं। पोलिंग समाप्त होते ही वहां पर एक बड़ा सैकड़ों की तादाद में हजूम बन जाए और हाथ में पत्थर लिए हुए इनके ऊपर अटैक करने लगे। हमें कई बार इतनी इनसेंसिटिविटी होती है, जिसको मैंने दूसरे प्रश्न के उत्तर में सिविल सोसाइटी फंडामेंटलिज्म कहा। मैंने कल किसी को उदाहरण दिया किसी चैनल पे। 2010 में जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे तो उनके नेतृत्व में स्टोन थ्रोइंग एजिटेशन बहुत बड़ा था। एक ऑल पार्टी डेलीगेशन गया, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मैं भी गया। यहां दिल्ली के अखबार और टेलीविजन पे केवल यही मिलता था कि भाई स्टोन थ्रोअर में इसको चोट लग गई, पुलिस ने ये कर दिया, आर्मी ने ये कर दिया। वहां मैंने एक प्रश्न पूछा
तो उन्होंने कहा कि 2500 लोग पुलिस और आर्मी के अस्पतालों में भर्ती हुए जाके, और उस 2500 का कोई जिक्र नहीं कि जो देश के लिए पत्थर खा रहे हैं। अगर 6 आदमी की पोस्ट है, कोई एक पत्थर मारे तो मैं समझ सकता हूं, अगर 2000 आदमी इकट्ठा पत्थर उठा के मारेंगे तो ये तो लीथल वेपन है जिससे उनकी जान जाएगी। और हमें यह गलतफहमी है कि पुलिस और फौज का काम सिर्फ देश के लिए मरना है और हमारी कोई उनके प्रति जिम्मेवारी नहीं। तो इन चंद लोगों को, ये जो 12-14 लोग थे, इनको सैकड़ों लोगों ने पत्थरों के साथ घेरा हुआ है। वो SOS मैसेज आर्मी को भेजते हैं, एक मेजर अपनी टीम लेकर वहां पहुंचता है। अब वो क्या करता? उसके पास पहला ऑप्शन था कि इनको अपनी जीप में बिठाता, 2-3 गाड़ियां जो थी उनमें बिठाता और क्राउड के ऊपर या हवा में फायरिंग करता। टकराव होता, स्टैम्पीड होता, 10-20 लोग मरते और फिर यही लोग बयान देते कि मेजर के खिलाफ एक्शन लो। दूसरा ऑप्शन यह था कि हवा में फायर करता और क्राउड में से, स्टैम्पीड में से गाड़ी चला के निकल जाता। उसकी जिम्मेवारी थी कि बिना किसी लॉस ऑफ लाइफ के सबसे बिनाइन तरीके से उसने एक तीसरा रास्ता ढूंढा। अब इसकी यार्डस्टिक यह है कि क्या उसका एक्शन बोनाफाइडे था, क्या उसके पास कोई इससे बेटर ऑप्शन था, क्योंकि जो दूसरे विकल्प थे उससे जान और माल दोनों को खतरा था जी। अच्छा, इस परिस्थिति में मिलिट्री सॉल्यूशन चाहिए और उसने उपयुक्त मिलिट्री सॉल्यूशन ढूंढा जिसमें बिना लॉस ऑफ लाइफ के उसने तनाव को समाप्त कर दिया जी। अब मिलिट्री सॉल्यूशन वो क्या ढूंढेगा, ये क्या एक पत्रकार या एक पॉलिटिशियन तय करेगा उसको रिव्यू करके, जिसको कि मिलिट्री की लड़ाई का और मिलिट्री की जो कभी जिंदगी में वॉर जोन क्या होता है उसने देखा तक नहीं है जी। बिल्कुल। जेटली जी, हमारे साथ रंजीत कुमार यहाँ पे बैठे हैं जो कि अपना सवाल करेंगे। जी रंजीत, पूछिए अपना सवाल। अरुण जी, मेरा सवाल सेनाओं के आधुनिकीकरण को लेकर के है। वायुसेना में लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन की जो संख्या है बड़ी चिंताजनक स्तर पर घटकर 33 पर आ गई है। 45 स्क्वाड्रन होने चाहिए। उसी तरह नौसेना में पनडुब्बियों की संख्या घटकर 14 पर आ गई है। इसकी एक महत्वाकांक्षी योजना थी सरकार के पास। तो ऐसा लगता है कि सेनाओं का आधुनिकीकरण की जो योजना है नीतियों के मकड़ जाल में फंस कर रह गई लगती है। तो इस बारे में आप क्या कर रहे हैं? कई देश तो दुनिया में ऐसे हैं जिनके दूर दूर से कोई युद्ध की संभावना नहीं है और कई देश ऐसे हैं, और भारत उनमें से एक देश ऐसा है जहां तनाव की स्थिति हमारे पड़ोसी की वजह से बनी रहती है और हम इस भूगोल को कभी बदल नहीं सकते। वी कांट चेंज दिस ज्योग्राफी, और इसलिए तैयारी रखनी पड़ेगी। और तैयारी लॉन्ग टर्म में कभी यह नहीं हो सकती कि हम दुनिया में जाएं और कहें कि कहां से सामान खरीद सकते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। वॉर्स आर नेवर वन बाय ओनली बाइंग इक्विपमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको अपनी डोमेस्टिक तैयारी करनी है। वाजपेयी जी की सरकार में हमने पहला कदम लिया कि हमने 26% FDI अलाउ की। इस बार 49% मैंने पहले बजट में ही अनाउंस कर दी थी। मतलब हम दुनिया भर की कंपनियों से खरीद सकते हैं लेकिन अपने देश में उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। अभी हमने एक क्षेत्र डिफेंस एक्विजिशन का जो काउंसिल है उसकी काफी मीटिंग्स करके हमने काफी तेजी से लाए हैं। मैं मानता हूं कि इसमें और रिसोर्सेज डालने की जरूरत भी है और जैसे ही रेवेन्यू मोबिलाइजेशन बॉयंसी बढ़ती है और रिसोर्सेज डालेंगे। अभी इसी सप्ताह हमने एक नई नीति जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की डाली है कि डिफेंस PSUs आजकल ये मैन्युफैक्चरिंग करते रहे हैं, ये पनडुब्बियां करते रहे, HAL हमारे एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स करते रहे या हम विदेशों से खरीदते रहे, वो अपने आप में पर्याप्त क्षमता नहीं है। और इसलिए इस नीति के तहत हमने जो डेजिग्नेटेड सेक्टर्स हैं, शिपिंग है, सबमरीन्स हैं या आर्मरी है या अन्य सेक्टर्स है, बाद में इनको बढ़ाया भी जा सकता है, इन सब में एक एक प्राइवेट सेक्टर की भारतीय कंपनी, अब हम बिड्स निकालेंगे कि कौन सा उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हमारा पार्टनर होगा। वो इंटरनेशनल कंपनीज के साथ अपना समझौता करके हिंदुस्तान के अंदर अपने यूनिट्स लगाएं और फिर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों की कैपेसिटी के आधार पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन चीजों की शुरू हो। जहां नहीं कर सकते वहां फॉरेन विदेशों से खरीद के उसको सप्लीमेंट करें। लेकिन हमें ये तैयारी
अगले 50 और 100 साल तक करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योग्राफी हमारे देश की बदलने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं। और आखिरी सवाल हितेश शंकर हमारे साथ हैं, छोटा सवाल पूछिएगा, बस समय की कमी है जी। आपने कहा कि ज्योग्राफी हमारे देश की बदलने वाली नहीं है, मगर जैसे प्रधानमंत्री जी ने बलूचिस्तान वाली बात की थी या वन बेल्ट वन रोड वाली बात हुई, तो रक्षा क्षेत्र पर भी एक अतिरिक्त दबाव आता है। अब तक जो रक्षा सौदे थे वो सिर्फ तिजोरी पर बोझ डालने वाले थे, ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले और लोगों को भी भरोसा दिलाने वाले साबित होंगे क्या? भविष्य में तेजी बनी रहेगी? निश्चित रूप से होंगे। कम से कम इन सब के आधार पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक प्रिपेयर्डनेस, डोमेस्टिक जॉब क्रिएशन और डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग तो होगी। नहीं तो थोड़ी सी आपकी अगर 4 दिन की भी जंग हो तो आपको विदेशों में जाना पड़ेगा इमरजेंसी परचेजेस के लिए। इस ज्योग्राफिकल सिचुएशन में हम इस आधार पर नहीं चल सकते। इसमें एक नई रचना हम लोगों को करनी पड़ेगी जी। और समय इसी के साथ इजाजत नहीं दे रहा। आगे 3 साल पूरे होने पर आपको बहुत बहुत बधाई और यहाँ आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारा ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।